हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 11। 10 तक हमने किया है और प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखें। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। आज का टॉपिक होगा महात्मा गांधी का जीवन परिचय। इनके बारे में पूरा ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और ग्रुप डिस्कशन रात 9 बजे मॉडर्न का हो रहा है और 1 बजे जीएस का। आज बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे और बहुत अच्छा ये ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। मे भी आपका रिवीजन होगा तब तक। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तीनों हैं जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये किससे संबंधित है? ये तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है और तीनों ही आंदोलन में महात्मा गांधी का ही योगदान, अहम योगदान रहा है। अब देखिए, महात्मा गांधी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम है उनका मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। पीडीएफ अच्छी बात है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाएं, खुद से लिखें। उससे आपका दिमाग कॉन्शियस बिल्कुल एक्टिव होता है और आपको याद भी होता है। इनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। माता का नाम था पुतलीबाई, वहीं उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनको प्यार से सब कावा गांधी भी बोलते थे। किनको? तो महात्मा गांधी के पिता को। पत्नी का नाम था, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनका विवाह 13 वर्ष में ही हो गया था। महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? तो बस 13 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया था। अगला है कि करमचंद गांधी, जो कि पोरबंदर और या बीकानेर के दीवान थे। यानी पोरबंदर में बीकानेर के दीवान कौन थे? करमचंद गांधी। और उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी राजकोट में। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? राजकोट में श्यामल दास कॉलेज में, जो कि भावनगर में पड़ता है। मैंने भावनगर इसलिए लिखा है कि कभी कभी ऑप्शन में राजकोट ना दे के भावनगर दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वकालत इन्होंने स्टार्ट की थी लंदन में 1888 से 1891 तक। वो अपनी पढ़ाई पूरी की थी लंदन में, लेकिन वकालत कहाँ स्टार्ट की थी? लंदन में ही, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी वहीं पे पूरी हुई थी, तो वकालत भी उन्होंने वहीं पे आरंभ किया था। वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने कहाँ से किया था? बॉम्बे से शुरू किया था। इतना डीप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे डीपली मिल जाएगा। क्योंकि 2 बुक से जब आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत चीज़ आपको अंदर से मिलता है। तो उनके बेटे का नाम क्या था? तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और एक दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद भी लिया था जिसका नाम था जमुना लाल बजाज, जिनका अहम रोल होगा आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल 1893 वो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल का मुकदमा लड़ने के लिए। अब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है ना कि किसका मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए? तो दादा अब्दुल का मुकदमा लड़ने के लिए कब गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1893 में। ये दोनों ही क्वेश्चन अहम है और उसमें इनकी जीत भी हुई थी। ये बाद में मैंने लिखा था, कहीं पे मुझे मिला था, क्योंकि उस किताब में एक्चुअली कंफर्म नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा था। बाद में मुझे मिला तो मैं बाद में इसको नोट डाउन की थी। अगला बात होगा कि स्वयं रंगभेद के नीति के शिकार हो गए। अब देखें, कहाँ पे वो रंगभेद के नीति के शिकार हुए थे, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी रंगभेद की नीति के शिकार हो गए थे। फिर है, अब देखिए 1893 में वो गए थे किसका मुकदमा लड़ने? दादा अब्दुल का। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन लौटे कब?
पूर्ण रूप से लौटे थे 1915 में। ऐसे 1901 में अधिवेशन में वो शामिल हुए थे, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। बीच में वो आएंगे 1897 में, फिर 1901 में, फिर लास्ट में जब 1915 में आते हैं ना, उसके बाद वो वापस नहीं जाते हैं। तो इसीलिए उनका यही डेट लौटने का है, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे, ये आपसे पूछ सकता है कि वो कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो 21 वर्ष, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मे भी लिखा रहेगा तो हमेशा ही ध्यान में आएगा। अब देखिए, बीच में 3 बार भारत लौटे, जैसा कि मैंने बोला आपको, 1897, 1901 और 9 जनवरी 1915 में। अब देखिए, 1897 में जब लौटे तो पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से गए थे। फिर से वो, मतलब 1897 में आए थे ना भारत, तो यहाँ से पत्नी और अपने बच्चों दोनों को लेकर गए थे यहाँ से। तो ये आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। 1901 में बिल्कुल 1897 में पत्नी और बच्चों को लेके कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद फिर 1901 में आए थे, फिर से वापस वो आए भारत में, और यहाँ पे दिल्ली नहीं होगा, कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। तो 1901 में भी वो भारत में आए हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है ना कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने, तो 1924 का बेलग्राम कर्नाटक वाला अधिवेशन हो जाएगा। और जब बोलेगा पहली बार कांग्रेस में अधिवेशन में कब शामिल हुए या भाग लिए, तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। ये इम्पोर्टेंट है, मे भी मैंने उसमें पहले क्लास में भी बताया था, पहले या दूसरी क्लास में। अभी भी मैं आपको इस चीज़ को जोड़ दे के बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये पूर्ण रूप में भारत में लौट आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, कुछ चीज़ इनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे इनकी आत्मकथा है, तो क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्होंने, इनकी आत्मकथा है, जो वर्ष 1925 में यह किताब छपी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किताब कब छपी थी, तो 1925 में यह किताब छपी थी। इसका सिद्धांत क्या था, ऐसे भी महात्मा गांधी का सिद्धांत आप सबको पता होगा, सत्य और अहिंसा इनका सिद्धांत रहा है। और अगला क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो मैडलिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसको कि ये दक्षिण अफ्रीका में क्या बोलते थे, मीरा बहन बोलते थे। मीरा बहन हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वैसे मीरा बहन महात्मा गांधी ने उनको नाम दिया था। तो मीरा बहन किनका नाम है, तो मैडलिन का, ऐसे पूछ सकता है। मैडलिन कौन थी, तो प्रमुख शिष्य थी महात्मा गांधी की। और मीरा बहन की उपाधि मैडलिन को किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। मतलब क्वेश्चन को कभी भी कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करें, मतलब दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए कि क्या बोल रहा है। इनके गुरु यानी महात्मा गांधी के गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति गुरु हैं। ये राजनीति तौर पे कौन गुरु हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 1905 के अधिवेशन में भाग लिए थे। अगला है कि आध्यात्मिक गुरु, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो नारायण गुरु। इनको भी आप याद रखिएगा, बहुत कम किताब में ये मिलता है। अब देखिए, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, इस चैप्टर से ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है, पहला है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि आत्मकथा है इनकी। इसके बाद हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में 1909 में इन्होंने ये लिखा था गुजराती भाषा में। ये पूछता कि हिंद स्वराज किस भाषा में था, तो गुजराती भाषा में था। तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने कब लिखा था, तो 1909 में दक्षिण अफ्रीका में। आपको भी पता है 1909 में वो दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि 1901 में तो आए थे, लेकिन उसके बाद चले गए थे, तो 1915 में वापस आए, तो तब तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। अगला था सुनो विद्यार्थियों, उसके बाद है अनासक्त योग, अनासक्त योग, अगला है अनासक्त योग। उसके बाद है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है महात्मा गांधी की। उसके बाद है शब्द महाव्रत, बिल्कुल शब्द महाव्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से एक जगह कहीं भी ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। और ग्रुप डिस्कशन में मैं इसलिए जुड़ने के लिए बोलती हूँ ना, कि एक बार जैसे आपने पढ़ लिया ये सारा चीज़, उसके बाद वहाँ पे सिर्फ बने रहिए आप, आपका कंफर्म 100% ये याद हो जाएगा। एक सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो मे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे ज़रूर जुड़ें।
अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र नवजीवन यानी महात्मा गांधी का कौन सा समाचार पत्र है? तो नवजीवन है, उसके बाद हरिजन है, यंग इंडिया है और इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का समाचार पत्र रहा है 1903 ईस्वी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ये पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी का कौन सा समाचार पत्र था? तो इंडियन ओपिनियन था, जो कि 1903 में छपा था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, इनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में। इनकी महत्वपूर्ण उपाधियाँ, जो कि बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारी उपाधियाँ दी थी। इन्होंने कार्य भी कुछ ऐसा किया था कि उपाधियों से नवाजना बनता ही था इनको। तो पहला उपाधि है महात्मा। उनको महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? महात्मा। उसके बाद है दूसरा बापू। उनको बापू किसने बोला था? तो महात्मा गांधी को बापू बोला था C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या बोला था? बापू। अगला है उपाधि इनका मलंग बाबा। तो मलंग बाबा इनको कहा था कव्वालियों के लोगों ने, जैसे कव्वाली नहीं होता है, बहुत सारा मतलब जनजाति टाइप के लोग रहते हैं, तो वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था ना, तो तभी उनको मलंग बाबा बोला था। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना डीपली, तो बहुत चीज़ आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ आपको मिलेगा, तो उसको एक बार अगर पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है तो पढ़ लें आप, लेकिन नहीं भी पढ़ पाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पढ़ लें। आपका मॉडर्न जीएस के लिए 100% और सब्जेक्ट के लिए भी कवर हो जाएगा। उसके बाद भी क्वेश्चन आएगा। क्लास एक बार ख़त्म करते हैं ना, फिर बिहार स्पेशल बहुत सारा चीज़ मैंने जो पढ़ा है सब चीज़ मैं शेयर कर दूँगी। पहला है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स मैन, मतलब वन बाउंड्री फोर्स मैन इसको भी बोला जाता है। वो किसने कहा था? इसमें भी आई लगाइएगा। तो वो कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद का ये उपाधि था भर्ती करने वाला सार्जेंट। किसने कहा था इनको? तो भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको कहा था प्रथम विश्व युद्ध में, और प्रथम विश्व युद्ध में इनको ये उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मेरा ट्रिक है कि जहाँ भी फ़कीर की बात आएगी ना, 2-3 जगह आपको उपाधि उनका मिलेगा जहाँ पे फ़कीर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो इनको फ़कीर ना चर्चिल ही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद है सेवाग्राम का संत। तो संत कहाँ रहते हैं? आश्रम के अतिथियों द्वारा, यानी सेवाग्राम के जो संत इनको कहा था, सेवाग्राम में ही उनके जो अतिथि रहते थे ना आश्रम में, उनके द्वारा ही इनको कहा गया था। तो एक व्यक्ति नहीं बोला था इनको, बहुत सारे व्यक्ति, तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद अगला है VVI लगाइएगा 2 स्टार कि भंगी शिरोमणि किसने इनको कहा था? महात्मा गांधी को। तो भंगी शिरोमणि इनको महात्मा गांधी को कहा था। दक्षिण अफ्रीका में इनके मित्र थे, उन्होंने कहा था। कर्मवीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही इनके मित्र थे, उन्होंने ही इनको कर्मवीर कहा था। उसके बाद भिखारियों का राजा। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने उपाधि दी थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। बिल्कुल, मदन मोहन मालवीय ने इनको क्या बोला था? भिखारियों का राजा। अगला है 2 महात्मा। महात्मा गांधी को 2 महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू। गांधी और इरविन, बिल्कुल 2 महात्मा किसको कहा था? नाम भी आप याद रखें, गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो इरविन के बारे में भी पूछे कि 2 महात्मा, इरविन को किसने कहा था? तो वही होगा सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है केसरे हिंद। उनको उपाधि मिला था ये कहाँ पे? तो प्रथम विश्व युद्ध में इनको मिला था, और भर्ती करने वाला सार्जेंट भी वहीं पे मिला था, दोनों याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो फ़कीर की बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनको फ़कीर एक ही इंसान बोलेगा। बिल्कुल, इसको कौन बोलेगा? तो विंस्टन चर्चिल। अगला है कि कूली बैरिस्टर, यानी कूली बैरिस्टर इनको कौन बोलेगा? तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट इनको क्या बोलेंगे? कूली बैरिस्टर। एक जगह इनको इतना ज़्यादा उपाधि आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैं 1-2 किताब से पढ़ी हूँ, उसके बाद ये नोट्स तैयार की हूँ, इसलिए मैं एक जगह इसको लिख पाई हूँ। तो आराम से आप इसको पढ़ें,
अगला कि भारत का अजात शत्रु किसने कहा था? महात्मा गांधी को। आधुनिक भारत का अजात शत्रु तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप BBI कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी करिएगा, ये कितने बार ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि इनसे संबंधित प्रमुख आश्रम है पहला फिनिक्स फॉर्म में। फिनिक्स फॉर्म आश्रम दक्षिण अफ्रीका में डरबन में है। बिल्कुल, फिनिक्स फॉर्म आश्रम कहाँ है? तो डरबन में, यानी दक्षिण अफ्रीका डरबन में है, जिसकी स्थापना 2 सितंबर 1904 में हुई थी। उसके बाद दूसरा है वहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद फिर 4 इनका भारत में है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा आश्रम है टॉलस्टॉय आश्रम, जो कि टॉलस्टॉय फॉर्म बोलते हैं, जो कि जोहान्सबर्ग में है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये छः आप याद रखें, जो कि 30 मई 1910 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। अगला है सत्याग्रह आश्रम, जो कि भारत में है, कोचरम में, अहमदाबाद में ये पड़ता है, 25 मई 1915 में। बिल्कुल, ये लौटने के बाद जब वो 15 में पूर्ण रूपेण भारत लौटे थे, तो आपको ये पूछेगा कि प्रथम आश्रम कौन है? तो सत्याग्रह आश्रम आप लगा सकते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम भारत में, तो सत्याग्रह आश्रम, ऐसे भी पूछ सकता है और पूछता है। आप जब सेट लगाएंगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद है साबरमती आश्रम, साबरमती नदी तट पे ही है, 17 जून 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आश्रम है अनासक्त आश्रम, यानी इनको गांधी आश्रमन भी बोलते हैं, जो कि उत्तराखंड वैशाली में है। उसके बाद अगला और लास्ट है सेवाग्राम आश्रम, जो कि ये यूके, मतलब यूके अब विदेश घूमने ना जाए, उत्तराखंड होगा। अगला है कि सेवाग्राम आश्रम, ये कहाँ पे है? तो वर्धा महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 30 अप्रैल 1936 में हुई है। 1936 है, आप इसको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। पुराना नोट्स है तो थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने इसको फेविगम से चिपकाया था। तो इस टाइप से ये 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गई थी। आज मैं 11 क्लास को मेरा जो था उसको भी कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि पीछे वाला क्लास थोड़ा सा अरेंज मैंने किया, लेकिन अब हम लोग क्लास में आ जाएंगे तो टोटल आपको 21 या 22 क्लास देखने के लिए मिलेगा, तो आधा हम लोग पहुँच ही गए हैं। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसका विरोध किसने किया था? तो ये आप लिखिएगा, ये NCERT का लाइन है, NG रंगा ने, ये बाद में मैंने लिखा है। बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया है? तो NG रंगा ने। इसके बाद प्रथम आंदोलन, ये भारत में प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी का कौन सा था जो कि सफल था? ये प्रथम आंदोलन था 3 कटिया पर था, जो कि 3/20 पे ये लगान के लिए सुनिश्चित किया गया था। राजकुमार शुक्ल, सरदार पटेल, बिल्कुल 1916 में लखनऊ मंच से एक भाषण देंगे राजकुमार शुक्ल, और 1916 के अधिवेशन में वो महात्मा गांधी से मिलने जाएंगे प्रथम बार, और वहाँ से ही इनको बुला के चंपारण में लाएंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए। इसमें आपको ये पूछेगा कि इसमें कितनी फीसदी के लिए रकम को नियुक्त किया गया था, यानी कि क्वेश्चन आपको क्या होगा मैं बता देती हूँ। अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करना था? तो वो 25% वापस करने के लिए ये सत्याग्रह चला था। 25 इसमें याद रखिएगा, और 35% है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो इसके बाद है कलकत्ता ट्रेन से, बिल्कुल 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता ट्रेन से रवाना होंगे। चंपारण महात्मा गांधी पहुंचेंगे 10 अप्रैल 1917 को, मैंने ऐसे ही NCERT से लिखा है। फिर मुजफ्फरपुर में वो JV कृपलानी से मिलेंगे। फिर BBI लगाएं इसको। सिकंदर मंजिल घर है किनका? मौलाना मजहर उल हक का, तो उनको भी साथ में बुलेंगे। उसके बाद 10 अप्रैल को वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। JV कृपलानी जो कि एक शिक्षक हैं, उनके साथ वो भी चंपारण जाएंगे। मतलब एक शॉर्ट में कहानी है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं के बराबर बनता है। क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा आपका? ये 25% वाला बनेगा। ये कब
उनसे राजकुमार शुक्ल की मुलाकात किस अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। और ये कितना प्रतिशत का था तिनकठिया प्रथा, तो 3/20 का था, ये आपको बनेगा। इसका विरोध किसने किया था चंपारण सत्याग्रह का, तो NC रंगा ने। ये क्वेश्चन बनेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ तक में बनेगा। अगला फिर इम्पोर्टेंट है, उसको देखिएगा। चंपारण में गांधी जी के साथ नेता, बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन नेता गांधी जी के साथ थे, इनको आप याद रखिएगा। 10 नेता का नाम मैं बताऊंगी। पहला तो खुद महात्मा गांधी थे, दूसरा राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा थे शंभू शरण शर्मा, चौथा JV कृपलानी, पांचवा ब्रज किशोर शर्मा, छठा नरहरि पोखरण, बिल्कुल पोखर, नरहरि पोखर। उसके बाद है आठवां राम नवमी प्रसाद। ज़्यादातर तो यहाँ पूजा पाठ के नाम से आधारित है, तो मैं ऐसे ही याद कर ली थी इसको। नौवां है नारायण सिन्हा, आप पूजा के नाम से याद कनेक्ट करें इसको, महादेव भगवान के नाम पे ज़्यादा है। तो 10वां नाम है महादेव देसाई। तो ये 10 लोग थे जो कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ है। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन साथ नहीं थे। आज भी मैं डिस्कशन में इस क्वेश्चन को ली थी, तो बहुत लोग सही ही बनाए थे। देखिए, बारदोली सत्याग्रह में 30% से बढ़ाकर 6% लगान किया गया था, क्योंकि कोई बोलता ऊपर वाला भी आप ना छोड़े, मैं याद करने के लिए बस लिखी हूँ। ये है बारदोली सत्याग्रह का, लेकिन इसमें 25% वाला था सेटलमेंट, तो इसमें 30 से बढ़ाकर 6%, 30 से घटाकर 6% किस में किया गया था लगान का दर, तो बारदोली सत्याग्रह में। तो उसको भी मैंने यहीं लिखा है कि याद रहे मुझे। चंपारण में महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी, बिल्कुल जब चंपारण सत्याग्रह में वो अनशन पे गए थे, उसके बाद फिर एक कहानी चलता है कि वहाँ पे इनको, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया कि इसकी जांच के लिए किसके नियुक्त किया गया था, तो सलाई याद रखिए, सलाई माचिस से आप याद रखिए, उनको नियुक्त किया गया था। और चंपारण यहाँ पे था भी, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे था भी, मैंने छोड़ दिया, मतलब गलती से छूट गया। जांच के लिए किसके नियुक्त किया गया था, तो सलाई को नियुक्त किया गया था। उसके बाद था चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी, तो आप सबको पता होगा बत्तख मियाँ। ये कहानी होता है कि वो मतलब बत्तख मियाँ बोल देते हैं कि इसमें दूध में उनको दूध पीने के लिए दिया जाता, तो उसमें जहर था, तो उस बता देते हैं कि इसमें जहर है। बस वो भोजपुरी भाषा में बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता, बस महात्मा गांधी ही समझ पाते हैं। यही सब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मतलब स्टोरी मुझे अभी एग्जैक्ट में याद नहीं है, लेकिन हाँ इनकी जान किसने बचाई थी, तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की जान बचाई थी बत्तख मियाँ ने। बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ सकता है कि किस आयोग का गठन हुआ था, तो ऐसे भी आप पकड़ लेंगे चंपारण, लेकिन इसमें चंपारण सब में दे देगा, नाम आपको चेंज कर देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चंपारण एग्रीगेरियर कमेटी का गठन किया गया था। आयोग की अनुशंसा पर 3/20 समाप्त कर दिया गया था, जो कि 3/20 वसूली किया जाता था। कि उसके बाद अवैध वसूली का 25% वापस, बिल्कुल जितना भी अवैध वसूली किया गया था ना 3/20 के तहत, उसमें से 25% आप वापस कर दें, और ये सफल भी रहा था, उन्होंने वापस किया भी था। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन है, भारत में पूछेगा तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण का था, लेकिन हाँ अगर पूछेगा सफल सत्याग्रह उनका प्रथम, तो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह किया था जो सफल हुआ था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि यहीं पे दी थी। अब आपको पूछेगा कि कब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिएगा, बिल्कुल VVI इसको लगा लें आप। अगला है खेरा सत्याग्रह। अब देखिए बहुत लोगों को खेरा सत्याग्रह का डेट नहीं याद होता, तो डेट नहीं, इसमें जब मिलाने के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा तो आपको खेरा भी दे देगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी देगा, दोनों में आपको पता है कि ये दोनों ही मार्च में हुआ है, लेकिन डेट आप याद रखेंगे तभी आप इसको मिला पाएंगे। तो खेरा सत्याग्रह 1918, 22 मार्च 1918 को हुआ था खेरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है। भीषण अकाल वहाँ पे पड़ा था, अकाल के बावजूद जबरन कर वसूली, बिल्कुल जब अकाल पड़ गया ना फिर भी जबरन वसूली वहाँ से कर का करने लगे लोग अंग्रेज़, तो इसी के लिए वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन नहीं सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा सफल हुआ था। तो इसमें नेता कौन थे, वही सब नेता उसी में से होंगे जो कि चंपारण में थे। तो महात्मा गांधी स्वयं थे, महादेव देसाई उसमें भी थे, इसमें भी थे, नरहरि पोखरण इसमें भी थे, उसमें भी थे, इंदुलाल देसाई एक अलग नाम है, विट्ठल भाई पटेल, तो जो नाम अलग है उसको याद कर ले, ऐसे दोनों में
सेमी नेता लगभग थे। जो सक्षम है सिर्फ उससे कर वसूली की जाए। महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो लोग सक्षम है उनसे आप कर ले लें, जो सक्षम नहीं है उनको माफ़ कर दें। तो इसी पे ये अनशन चला था, खीरा सत्याग्रह। एक बार फिर से गांधी जी का प्रयास सफल हुआ, यानी ये भी क्या था, सफल आंदोलन था। ये भी आपको पूछ सकता है कि खीरा सत्याग्रह क्या सफल आंदोलन था या असफल, तो बिल्कुल ये सफल आंदोलन था। अगला है आंदोलन महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था। खीरा, इससे पहले चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ। ऐसे भी आप याद रखिएगा, लेकिन डेट है इसका 15 मार्च, उसका 22 मार्च खेरा सत्याग्रह का। तो अहमदाबाद गुजरात में 1916 से 18 के बीच में ना प्लेग फैल गया था, बहुत भयंकर प्लेग था। तो कपड़ा मिल था वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या किया, बोनस को बंद कर दिया। तो मिल मजदूर और मिल मालिक, इसके बीच में ना ये विवाद चला, ये आंदोलन हुआ। तो इसमें भी महात्मा गांधी को ही बुलाया गया था। तो मिल मजदूर में नाम था अनसुईया बेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता भी है कि मिल मजदूर आंदोलन में, यानी अहमदाबाद मिल आंदोलन में मिल मजदूर के तरफ से किसने अगुवाई की थी, तो अनसुईया बेन ने की थी। वही मालिक का नाम था अम्बालाल साराभाई। इसमें कितना सेटलमेंट था, 35% पे सेटलमेंट किया गया था, जो कि चंपारण में 25% पे था। महात्मा गांधी को यहाँ पे बुलाया गया था, किसने बुलाया था, अनसुईया बेन ने बुलाया था। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई करिएगा, सर्वप्रथम भूख हड़ताल करेंगे यहीं पे। वैसे तो अनशन करते थे लेकिन भूख हड़ताल नहीं करते थे, लेकिन प्रथम बार इन्होंने यहीं पे सर्वप्रथम भूख हड़ताल यहीं पे किए थे, जिसको क्या बोलते हैं, अनशन। तो ये सफल भी रहा था। अब देखिए, ये प्रेरणा, जो भूख हड़ताल की प्रेरणा उनको मिली थी, तो किन से मिली थी, एक तो मुझे मिला था, दूसरा मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगा रही थी ना प्रैक्टिस सेट, उसमें मुझे मिला था, तो मैंने यहाँ लिखा है। तो प्रेरणा इनको मिली थी जॉन रस्किन से। क्या चीज़ की प्रेरणा, भूख हड़ताल करने की प्रेरणा इनको किन से मिली थी, तो जॉन रस्किन से मिली थी। अनटू द लास्ट में, क्योंकि वो जॉन रस्किन से बहुत प्रभावित थे, थोड़ों से भी बहुत प्रभावित थे। जब आप रुक्मिणी का या किसी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, तो उसमें ये आएगा, दोनों नाम था, तो मुझे लगा थोड़ो नहीं है, तो मैंने लगाया था, गलती हुआ, मुझे अभी तक याद है। तो ऐसे ही गलती जब आपका होता है तो आप याद भी रख पाते हैं, तो गलती से आप भागे नहीं, जीवन में गलती करेंगे तभी नया चीज़ सीखेंगे। मुझसे भी गलती हुआ था, लेकिन एक चीज़ नया तो सीखने के लिए मिला मुझे, और मैं पीछे का पढ़ी तो बहुत चीज़ मुझे मिला उसमें। तो प्रेरणा इनको भूख हड़ताल की किससे मिली थी, अनशन करने की, तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, बहुत उससे ये प्रभावित थे, तो उनसे ही इनको मिली थी। महात्मा गांधी, इस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ना, इसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया, क्योंकि ये ना उस पुस्तक से बहुत ही प्रभावित थे। बहुत चीज़ जो अपने लाइफ में वो अपनाते थे ना, इसी पुस्तक से वो उस चीज़ को फॉलो करते थे, और उनका सही भी होता था। जैसे कि आप इसी को ले लें, भूख हड़ताल की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, तो जॉन रस्किन की पुस्तक से, अनटू द लास्ट से ही मिली, लेकिन ये सफल रहा। इसलिए इनको ये ना इस पुस्तक से इनको बहुत प्रेरणा मिलती थी, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता था। तो इसीलिए आपको अगर मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तभी आप मुझसे जुड़ेंगे, और फिर मेरे प्लेलिस्ट को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे या मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जब इंसान प्रभावित होता है किसी से, तभी उसके पीछे भागता है। तो अनटू द लास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक था। पूरे ही लाइफ में उन्होंने इस पुस्तक को फॉलो किया, और वो सफल भी रहे। और एक आपको ये पूछेगा कि इनको प्रेरणा किस किस से मिली थी, तो एक जॉन रस्किन से और एक थोरो से। इनको आप स्किप मत करिएगा, ये नाम बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन मुझे यहीं पे मिला था, और कहीं फिर मिला ही नहीं, दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी मुझे नहीं मिला था ये। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आपका आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल 12वां क्लास के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी भी PDF मैं सेंड की हूँ एक क्लास का टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज्वाइन करें। धीरे धीरे मैं सबको करूँगी, और क्लास अगर 1-2 दिन वेट करें, अगर 1-2 दिन लेट होता है तो मैं उसको भी डालती रहूँगी। रात में 9 बजे मॉडर्न का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें शामिल हो आप लोग। और दिन में ओवरऑल GS का होता है 4 ऑप्शन के साथ,
तो उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें जुड़ने के बाद। और चैनल पे नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। इतने लोग तो मुझसे जुड़ते हैं लेकिन लाइक कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। आप आधे घंटे क्लास देख लेते हैं और इसके लिए मुझे बोलते हैं दीदी नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। फिर भी आप एक चीज़ मेरा नहीं मानते कि लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर करें। एक कमेंट करने से मैं मोटिवेट होती हूँ। कैसा क्लास लगा, अच्छा या बुरा, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगले क्लास में जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।